नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई धूमधाम से कर रहे होंगे। वे स्टूडेंट जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन चैप्टर यानी श्वसन तंत्र जो चैप्टर है उसको खत्म कर दिया है। आज हम रिस्पायरेशन चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे और एक पेपर और पेन लेकर के भी बैठिए, ताकि जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपने उसमें से कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, ये भी आप अपना मार्किंग कर सकते हैं खुद से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे दिखाई देगा, मैं यहां पे टैबलेट में देकर के बताऊंगा। प्रश्न पहला है, जब श्वास नली यानी ट्रेकिया में वायु नहीं होती है तो भी वे नहीं चिपकते हैं, इसका क्या कारण है? मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक लंग बना देता हूं पहले। अब बार बार इसको मैं बताऊंगा नहीं, एक लंग पहले बना देता हूं। ये पोर्शन होता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया दो भागों में बटा होता है, और फिर यहां से ये लंग हो जाता है। वैसे ही एक लंग यहां पे हो जाता है, ये समझाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब ट्रेकिया में वायु नहीं होती है तब भी वे आपस में नहीं चिपकती। ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया में कोई गैस नहीं है। जब कोई गैस नहीं होगा तो इसको तो चिपक जाना चाहिए, क्योंकि ये मांसपेशियों से बना होता है। लेकिन दोस्तों, मांसपेशियों के अलावा होता क्या है कि इसके अंदर ऐसे 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 सी टाइप का एक कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज कहने का अर्थ ये हुआ, हिंदी में कहते हैं उसे उपास्थि। उपास्थि होता क्या है? यह अस्थि यानी हड्डियों का एक सॉफ्ट फॉर्म होता है। सॉफ्ट मतलब कि बिल्कुल मुलायम भाग होता है, जिसको कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। इसको हिंदी में कहते हैं उपास्थि। ठीक है, तो ये इसी उपास्थि के वजह से इसमें कितनी संख्या पाई जाती है? 15 से 20 की संख्या में ये उपास्थि पाई जाती है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके ये उपास्थि पाई जाती है। और इन्हीं की वजह से ये क्या करता है कि इनको पकड़े रहता है, होल्ड करा रहता है। जब हम खांसते हैं, मान लो खांसी आ जाती है तो इसमें क्या होता है, ट्रैकिया में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है। और प्रेशर जनने की वजह से ट्रैकिया फट न जाए, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? कार्टिलेज कंट्रोल करता है। और जब इसमें कोई गैस ही न पाई जाएगी तो ये चिपक जाएगा। तो चिपकने से कौन रोकता है? यही कार्टिलेज यानी उपास्थि रोकता है। यदि बात करें कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 15 से 20 कार्टिलेज पाए जाते हैं लंग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्थिक छल्ले, जो संख्या में पाए जाते हैं 15 से 20। क्या यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? स्वर रज्जु कहने का मतलब वॉइस बॉक्स किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, यही वाला जो भाग है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, इसी भाग को कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स में एक ऐसे इस टाइप का संरचना पाया जाता है, इसी को कहते हैं वॉइस बॉक्स। तो ये जो वॉइस बॉक्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? किस भाग में? लैरिंग्स वाले भाग में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन यंत्र होगा, श्वसन यंत्र, जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स कहाँ पाया जाएगा? लैरिंग्स में। यहां तक क्लियर? यानी दो सवालों का जवाब आपने दे दिया है बिल्कुल सही तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ है, यानी वह स्थान जहां श्वसन यानी सांस नली और आहार नली दोनों आपस में मिलती है।
आहार नली कहाँ से शुरू हो जाती है? मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो श्वास नली और आहार नली यहीं पे मिलेगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये आगे थोड़ी सी जाएगा और यहीं से आपस में मिलेगा और यहीं से दो भागों में बढ़ जाता है। ये वाली जो भाग होती है ये फूड पाइप हो जाती है, फूड पाइप, और ये वाली जो भाग हो जाती है वो श्वसन नली हो जाती है। तो ये वाली जो भाग है, ये वाला पोर्शन जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ये चीज समझ में आ गया। अब ये चीज आएगा फूड पाइप। फूड पाइप किस में खुलेगा? स्टोमच में। स्टोमच से फिर डिड्यूनम जेजुनम वाले इससे छोटी आंत बड़ी आंत, वो हमने पहले ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है, वहां हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ रहेंगे लंग यानी फेफड़े के अंदर ही। फेफड़े के अंदर, ये मतलब कहने का ये कि फेफड़े के बारे में ही जानकारी देंगे। बाकी और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो यानी डाइजेशन और नर्वस सिस्टम में जाकर के विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास यानी एक्सपायरेशन की वायु की ऑक्सीजन मात्रा होती है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना। इसको मिटा देता हूं। ये प्रश्न कह रहा है कि एक्सपायरेशन हम जब करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज रहता है जब हम सांसों को बाहर निकालते हैं? यही बता दे क्या? नहीं, मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। हालांकि जो बोर्ड है काफी गंदा हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% है और नाइट्रोजन का कितना है? 78% है। और जबकि CO2 का कितना परसेंट है? 0.03% है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और इसी को हम अंदर लेते हैं। और ये जो अंदर लेते हैं इस प्रक्रिया को कहता है इंस्पायरेशन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन। जब हम अंदर लेते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन। और जब हम सांसों को अंदर लेके फिर अंदर वाली जो गैस बाहर निकालते हैं उस गैस को क्या कहते हैं? बाहर निकालने की प्रक्रिया, या गैस लिख लो। गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सपायरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सपायरेशन। और यही प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि ये जो बाहर निकालने की प्रक्रिया में, एक्सपायरेशन में, जो ऑक्सीजन है वो कितना प्रतिशत निकलता है। तो यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लेते तो हम 21% है। अपने अंदर कितने लेते हैं? 21%, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। हमारे नाक के अंदर कोई फिल्टर तो है नहीं कि नहीं आप भैया ऑक्सीजन इतना में ही जाइए। वो जितना एटमॉस्फेयर में रहेगा वो हम सारे लेंगे अपने लंग में। तो ऑक्सीजन को हमने अपने लंग में लिया। जब हम उसे निकालते हैं तो इसमें से जो 5% है वो यूज कर लिया जाता है हमारे श्वसन के दौरान, और बचा जो रेस्ट 16% है वह एक्सपायरेशन में हम बाहर निकाल देते हैं। यदि बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। और 78% जब हम निकालते हैं तो 78% ही निकालते हैं, उसमें कम नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, घुलनशील नहीं है ब्लड में। इस वजह से जो निकालेंगे वो 78 नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे अपने शरीर से, तो 78% ही निकालेंगे, इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यदि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जब श्वसन होता है, हर एक कोशिका में श्वसन होता है, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो भी हम छोड़ते हैं। तो ये तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, साथ में हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकलेगा। इस वजह से कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो CO2 जो होता है वो 0.3 से 0.4% निकलता है।
अब दोस्तों आप कहेंगे ये भी 3 है, ये भी 3 है। ध्यान देना, डिजिट का ख्याल है। 0.03%, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यानी ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्सपायरेशन में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी होती है। एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 16%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16%। यहाँ तक क्लियर। ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और ये सवाल मैंने बनाया नहीं है, ये सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इस वजह से सतर्क होइए, यदि नहीं बन रहा है तो सोचने की बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी किस यंत्र को हम श्वसन दर माप सकते हैं। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, मेरे साथ रियल घटना है। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, नहीं तो कहेगा कि मेरा नाम क्यों लिया तुमने। ठीक है, तो उसको ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो खाना खाता था तो फूड पाइप जो होती है, ये फूड पाइप हालांकि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या था, फूड पाइप यहाँ बीच में ऐसे मोटी हो गई थी, ऐसे हो गई थी, जिसकी वजह से खाना यहाँ अटक जा रहा था, यहाँ अटक जा रहा था। तो उसको खाना को अंदर करने के लिए क्या करना पड़ता था, पानी पीना पड़ता था। तो पानी इन खानों को लेकर के अंदर जाती थी हमारे अमाशय में। कहाँ लेके जाती थी, अमाशय में। तो जब ये डॉक्टर के पास गया हमारा दोस्त, तो कहा कि हमें ऐसी ऐसी समस्या है। डॉक्टर ने सारी चीजों को समझ लिया, उसने कहा इसका एक ही इलाज है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसने अपनी सहमति जताई और ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन करवाने के बाद मेरे सामने बैठा हुआ था, तभी डॉक्टर ने एक यंत्र ला के दिया। यंत्र क्या कह लें उसको, खिलौना कह लें, एक तरह से कहा जाए। खिलौना क्या था दोस्तों, एक ऐसे ग्लास का स्ट्रक्चर था और यहां से एक पाइप निकली हुई थी, इसमें से फूकना था, और यहाँ पे एक गिलास में 3 बॉल रखे हुए थे। फूक करके इन बॉलों को इसके किनारे पे टच कराना था, इसके इसके इसके। हम कहें कि ये तो खिलौना है, अच्छा खिलौना है, मैं भी 2-3 बार फूक के देखा तो पूरा चिपका दे रहा था। और लेकिन वो जब फूक रहा था तो वो यहीं तक आके रुक जा रही थी, बॉल ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो ये जो यंत्र है, इस यंत्र को स्पाइरोमीटर, तो ये दोस्तों जो यंत्र है वो स्पाइरोमीटर है। तो तभी हमें पता चला कि इस यंत्र को स्पाइरोमीटर कहा जाता है। ये सांस जो श्वसन दर है उसको नापने का काम करता है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोमीटर। यदि बात करें दोस्तों स्टेथोस्कोप की, तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके गले में एक स्टेथोस्कोप लटका हुआ होता है। यह मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल करा जाता है। हृदय की धड़कन को भी नापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। लंग, फेफड़ा वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, इसके जांच के लिए भी स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की साउंड को देख करके डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि ये आते प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल क्या करता है, हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है। यदि बात करें दोस्तों पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर दूर के वस्तुओं का तापमान जानने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जैसे तारों का तापमान, सूर्य का तापमान। ये होता क्या है, कोई भी चीज यदि गर्म होती है दोस्तों तो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ती है। उसी रेडिएशन को ये रिमोट सेंसिंग जो डिवाइस है जिसे पायरोमीटर कहते हैं, उसको डिटेक्ट करके उसका तापमान बता सकता है कि वह कितने डिग्री सेल्सियस पे जल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका पायरोमीटर किसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है, दूर के वस्तुओं का तापमान जानने के लिए। यदि बात करें इस स्फिग्नोमेनोमीटर की, तो इस स्फिग्नोमेनोमीटर ये भी डॉक्टर के पास एक किट होता है जो हमारा ब्लड है उसके प्रेशर को पता करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। डॉक्टर क्या करता है, एक रिबन टाइप की होती है, यहाँ पे लगा देता है। लगाने के बाद उसमें प्रेशर जनरेट करता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि जो हमारी धमनियां, आर्टरी वगैरह जितने हैं, उसमें ब्लड का प्रेशर कितना आ रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है।
हालांकि उससे कंट्रोल तो नहीं करेगा वो, लेकिन ये पता कर लेगा जरूर कि इसके ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसे कम करना है, यदि कम है तो ज्यादा करना है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या कंट्रोल होता है? ब्लड प्रेशर को पता करा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एडम एप्पल किसका भाग है? अब एडम एप्पल हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ये जो निकला हुआ उभरा हुआ भाग होता है दोस्तों लैरिंग्स में, इसी को कहते हैं एडम एप्पल। इसके वजह से जो मेल होते हैं, मेल में ये बड़ा होता है। कितना होता है? 17 से 25 mm के बीच में होता है क्या इसकी लंबाई। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें जो एडम एप्पल होता है ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है, जबकि महिलाओं में ये कम बाहर निकला हुआ होता है। क्योंकि फीमेल जो होती है, फीमेल, उनकी जो एडम एप्पल की लंबाई होती है वो 12 से 17 mm होता है। अब ये एडम एप्पल की लंबाई कम है इनमें, इस वजह से क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के बाद उनकी पिच भी बहुत अधिक होती है। इसी वजह से उनकी जो आवाज होती है वो सुरीली होती है। क्या होती है? सुरीली होती है। जबकि मेल जो होते हैं उनके एडम एप्पल की जो लंबाई होती है 17 से 25 सेंटीमीटर होते हैं, यानी बड़े होते हैं। इसकी लंबाई बड़ी होने की वजह से इसका पिच जो होता है दोस्तों वह कम होता है, और पिच कम होने की वजह से इनकी जो आवाज होती है वो मोटी और भड़कीली टाइप की होती है। जैसे शेर की मान लीजिए, तो शेर की और मच्छर की यदि बात करें तो किसकी पिच ज्यादा है? मच्छर की पिच ज्यादा है। सुरीली तो नहीं निकलती, लेकिन पिच ज्यादा है, इस वजह से पतली निकलती है। जबकि शेर की पिच क्या है? कम है, इस वजह से उसकी आवाज दहाड़ने की निकलती है, यानी बहुत ही मोटी निकलती है। तो इसमें कह रहा है कि एडम एप्पल किसका भाग है? तो एडम एप्पल दोस्तों हमने देखा था कि जो ये लंग था, लंग, ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया के ऊपर वाले भाग, ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में लैरिंग्स पाया जाता है। इसी लैरिंग्स वाले भाग में ये आगे की तरफ उभरा हुआ जो भाग होता है, इसी भाग को क्या कहते हैं? एडम एप्पल कहते हैं। उसकी जो लंबाई होती है मेल में इतना होती है और फीमेल में इतना होती है। तो ये किस भाग में पाया जाता है? ये भाग पाया जाता है लैरिंग्स की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैरिंग्स यानी कंठ में पाया जाता है। अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कितने एटीपी का निर्माण होता है? बताइए। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हमने बताया था कि कैसे सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O, और इसके साथ क्या निकलता है? 38 ATP निकलता है। इसमें ऑप्शन में दिया है 36, 38, 2 और 8। तो यदि बात करें दोस्तों कि कितना उत्सर्जित होता है, तो उत्सर्जित की बात यदि करें तो 38 ATP जनरेट होता है, लेकिन इसमें से 2 ATP ये खुद इस प्रोसेस में यूज कर लेता है, कंजप्शन कर लेता है। तो जो नेट यदि एटीपी की बात करें, नेट एटीपी की, 36 ATP ये बनाता है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन 36 भी है, 38 भी है, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो 38 होगा, क्योंकि निर्माण कितने का हो रहा है? 38 का। यदि नेट की बात करें तो 36 हो जाएगा, नो डाउट है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 38 ATP का। अब ये ATP क्या है हमने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ATP है वो बायोकेमिकल एनर्जी का जो यूनिट है। जिसकी ATP वैल्यू ज्यादा उससे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जिसकी ATP वैल्यू कम उससे कम एनर्जी निकलेगी। यहां तक क्लियर है? अगला प्रश्न फिर आ गया, कह रहा है कि अनाक्षी शोषण के दौरान एक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अनाक्षी शोषण से कितने ATP का निर्माण होता है। अनाक्षी शोषण यानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद न हो,
इस शोषण को अनॉक्सी शोषण कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अनॉक्सी शोषण कहने का अर्थ यह है C6H12O6, इसमें ग्लूकोज क्या होता है, डायरेक्ट टूट करके C3H6O3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। और प्लस ये क्या करता है, 4 ATP का निर्माण करता है, जिसमें से 2 ATP यह खुद यूज कर लेता है इस प्रोसेस में, इस रिस्पायरेशन में। यदि नेट ATP की बात करें, नेट की, तो यह 2 ATP ही जनरेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 36, 38, 24, 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 ATP। यदि 4 ATP होता तो 4 ATP हम लगाते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन यहाँ पे 2 ATP दिया है, यानी 2 ATP इसने यूज कर लिया है, बाकी जो नेट ATP है वो 2 ATP है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 ATP। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जंतु जो अनाक्षी शोषण दर्शाते हैं। अब हमने ये भी जान लिया था दोस्तों कि अनाक्षी शोषण कहाँ होता है और किन जंतुओं में होता है। यदि कहाँ की बात करें तो अनाक्षी शोषण जो होता है वह ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेल यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है, ईस्ट में होता है, और लास्ट स्कैरिस में होता है। तो यदि इसमें ऑप्शन देखें तो ईस्ट में होता है। मसल्स यानी मांसपेशियों में, इसी वजह से तो अकड़न या दर्द महसूस होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से। यह अनाक्षी शोषण का हेतु है, एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। आक्षी शोषण, अनाक्षी शोषण, इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसमें ईस्ट में भी होता है अनाक्षी शोषण, पेशियों में, स्कैरिस में, इन सारे में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम पे क्या प्रभाव पड़ता है। पूरा ऑप्शन नहीं, प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न का सेंस यही है। इसको मिटा दो, मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन हमने बताया था आपको कि जो सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं तो जो गैस अंदर की तरफ आता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन कहलाता है। तो ये कह रहा है इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा था दोस्तों, ये जो हमारे लंग है, ये हमारे लंग है, लंग जो एक विशेष प्रकार की कैविटी से घिरे होते हैं, ऐसे ऐसे रिब्स, पसलियों से। ये पसलियां कितनी जुड़ी होती है, मैंने बता दिया था, 12 पेयर होती है। एक बीच में हड्डी होती है जिसके कहते हैं स्टर्नम, से सारे जुड़े होते हैं, ठीक है। और एक कैविटी सा बनाती है, एक आवरण सा बनाता है, इस कैविटी को कहते हैं थोरेक्सिक कैविटी। थोरेक्सिक कैविटी को हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा। उसके नीचे, थोरेक्सिक कैविटी के नीचे एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। इस डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है, ये सांस लेने और सांस छोड़ने यानी रिस्पायरेशन के दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम कह रहे हैं कि सांस ले रहे हैं, जब हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब ये नीचे की तरफ आएगा, यानी डायफ्राम पहले यहां था, अब डायफ्राम को हम यहां पे लेके आ गए। जब डायफ्राम यहां लेके आ गए तो लंग क्या करेगा, यहां पे आ जाएगा। लंग कहां तक आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जब लंग यहां पे आ जाएगा तो यहाँ का दबाव, दाब जो है, लंग का जो अंदर जो गैस का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम जब बाहर से सांस लेंगे तो वहां का प्रेशर तो ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर तो ज्यादा है। तो जब भी गैस का गमन होता है यानी मोशन होता है गैस में,
तो ज्यादा कंसंट्रेशन यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो गैस आएगा इधर, किसमें, लंग में। यहां तक गैस आ गया, ठीक है। ये है डायफ्राम। अब एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यहाँ का दाब कम है, यहाँ का दाब कम है, यहाँ का दाब ज्यादा है, तो गैस क्या हो जाएगा, अंदर होगा। जब अंदर होगा तो डायफ्राम को और किसकी तरफ कर देगा, नीचे की तरफ कर देगा, तो ये संकुचित होकर चपटा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संकुचित होकर चौड़ता हो जाता है, नहीं चढ़ता नहीं होगा, चपटा हो जाता है। संकुचित होकर क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। लेकिन जब ये डायफ्राम बढ़ता है, जब ये डायफ्राम बढ़ेगा, जब ये डायफ्राम बढ़ेगा यहाँ पे आएगा, तो इन पे क्या पड़ेगा, लंग पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ का दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। जब यहाँ का दाब ज्यादा होगा तो ये गैस को कहाँ की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो एक्सपायरेशन कहलाती है, जबकि सांस लेने अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो इंस्पायरेशन कहलाती है। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो संकुचित होकर के नीचे चिपक जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लंग्स में गैसीय विनिमय स्थल है, यानी गैसों का विनिमय किस स्थल में होता है, किस स्थान में होता है। बता देता हूं दोस्तों, यहीं पे फिर दोबारा नहीं बनाऊंगा। हम जानते हैं ये हमारे ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रांचियोली है। ब्रांचियोली बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं, एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली बोलते हैं। इसको वायु कूपिका भी बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वायु कूपिका। यहाँ पे दोस्तों यदि यहाँ पे हम बात करें, इसको मिटा देता हूँ डायफ्राम को, यहाँ पे हम एल्वियोली ले लेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं यार, ऐसे, ये हम ले लेते हैं एल्वियोली। तो एल्वियोली के जस्ट ऊपर एक ब्लड वेसल्स होता है, रक्त की नलिका होती है, जिसके अंदर CO2 पाया जाता है। CO2 हालांकि शरीर के कोशिका से आ रहा होता है, इस वजह से इसका कंसंट्रेशन अधिक होता है। ये ब्लड से कहाँ चला जाता है, एल्वियोली में चला जाता है, CO2। और वही जो ऑक्सीजन आ रहा होता है हमारे एटमॉस्फेयर से, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और इसमें ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये क्या होता है, ब्लड में इंटर कर जाता है O2 और ये आगे फॉरवर्ड कर लिया जाता है। तो जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। एल्वियोली को कहते हैं वायु कूपिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए, वायु कूपिका। हालांकि वायु नहीं लिखा है, कूपिका लिखा है, तो जवाब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक समझ में आया? चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका प्रश्न बन रहा होगा, इसके वजह से आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दैनिक श्वसनीय प्रक्रिया नियंत्रित होती है, बताइए। हम जो भी सांस लेते हैं वो कौन नियंत्रित करता है? जाहिर सी बात है, जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में हम सारे नर्वस सिस्टम के बारे में जान लिया था। यदि बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो 2 भागों में बटा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यदि ब्रेन की बात करें तो यह भी 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यदि अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को हटा दें तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। इधर को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा गया है, लेकिन ये ब्रेन का क्लास नहीं है दोस्तों, इस वजह से मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा आपको। तो पश्चिम मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा होता है। पहला भाग होता है मॉडुला ऑब्लंगेटा और दूसरा भाग होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है हमारे शरीर के बैलेंस बना के चलने में मदद करता है। यही कारण है कि जब हम शराब वगैरह पी लेते हैं तो हमारा जो सेरेबेलम है वो काम करना बंद कर देता है, इस वजह से हम लड़खड़ाने लगते हैं। होता है ना, जिसने करा होगा ड्रिंक उसे पता होगा। अब फिर मॉडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, उसको तो हम ये नहीं कह रहे हैं भैया हृदय अब धड़को, या फिर कोई जा रहा है लड़की या फिर कोई भी जा रहा हो,
देख के कहते हैं हृदय रुक गया। अरे भैया हृदय नहीं रुक रहा है, तुम्हारी नजरें रुक गई है वहां पे। हृदय अपने तरीके से काम कर रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मॉडुला ऑब्लंगेटा। हम सांस ले रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन आपके समझाने पे है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में सांस ले ले रहा हूँ। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मॉडुला ऑब्लंगेटा। तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का एक भाग है जो कंट्रोल करता है हमारे पूरे अनैच्छिक क्रियाओं को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों। हमने बताया था आपको, शायद छूट गया हो, बता देता हूं फिर से। जब हम सांस लेते हैं तो 1 मिनट में हम 15 से 20 बार सांस लेते हैं। 15 से कितने बार? 20 बार 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 20 बार जो हम सांस लेते हैं वो कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो एक बार कितने में लेंगे? 60/20, 2×3=6, यानी एक बार जो सांस लेंगे वो कितने सेकंड में लेंगे? 3 सेकंड। 3 सेकंड में हम सांस लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक बार सांस लेने में हमें 3 सेकंड का समय लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिच्छू में श्वसन अंग होता है, यानी बिच्छू में कौन सा श्वसन यानी कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? तो हमने बताया था कि जितने भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, जैसे कि तेलचट्टा हो गया, बिच्छू हो गया और मकड़ी हो गई, ये सारे क्या करते हैं? अपने ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया हमने बनाया था ना, जिसपे कार्टिलेज पाया जाता था, 15 से 20 कार्टिलेज पाए जाते थे। तो उनमें ये आगे लैरिंग्स और फेरिंग्स और नोजल कैविटी वगैरह कुछ नहीं होता है, वहां डायरेक्ट ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया की मदद से वो सांस लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैकिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फुफ्फुस का आवरण है। अब फुफ्फुस सुनकर के आप फुस मत हो जाइएगा, फुफ्फुस लंग्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो उसके आवरण के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था दोस्तों, ये जो लंग होता है, फेफड़ा होता है, अब तो ऐसे ही बनाऊंगा मैं, समझना है तो समझ लो। अरे वैसे भी जो लग रहा है यार लंग है। हमने लंग पढ़ाते वक्त बताया था कि जैसे हमारे ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जो हमारे ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, हालांकि क्रेनियल बोल की नहीं बात कर रहा हूँ, मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। तो उस मेम्ब्रेन का नाम था क्या? मेनिंजाइट। क्या नाम था? मेनिंजाइट। ये भी बताया था कि जब उसमें किसी प्रकार की इंजरी होता है या किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है तो एक उसमें सूजन उत्पन्न होने लगती है। उसी बीमारी को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। वैसे ही इस लंग में भी सुरक्षा देने के लिए इस लंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये प्लूरा मेम्ब्रेन भी कई भागों में बटा होता है, जैसे कि अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। यदि अपर पार्ट की बात करें, जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाले भाग को कहते हैं पैरिटल प्लूरा। बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? प्लूरा कैविटी। क्या बोलते हैं? प्लूरा कैविटी। जो अंदर वाला भाग होता है इसको विसरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल कैविटी। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है इसके अंदर। किस कैविटी में? प्लूरा कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
जो आवरण होता है इसका, उस आवरण को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरल झिल्ली कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न का जवाब आपने सही सही से दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए ये क्वेश्चन का सीरीज यही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय